क्या आप भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हो, सही चैनल पर पहुँचे हो बेटा। हम लोग जो है यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो साइंस की पढ़ाई होती है उसकी तैयारी करवाते हैं बेटा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साइंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है बेटा, वो चैप्टर का नाम है कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा पहले भी हमने कहा था बेटा कि बहुत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट में हमने कार्य और शक्ति के बारे में डिस्कस किया था, उससे जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट किया था। और अब जो है आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा। ये दोनों वीडियोस एक ही चैप्टर के हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि मैं हर चैप्टर का एक ही वीडियो डालूंगी, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसके 2 वीडियोस हो गए हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपके पास अभी समय है और मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ऊर्जा के बारे में। क्या है ऊर्जा? मान लो बेटा कोई इंसान है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है और उसको हम कहें कि भाई ये कुदार लो और जाओ खेत कोड़ दो। कई दिनों से बीमार है बेचारा, तो क्या वो जाके खेत कोड़ देगा? कहेगा भाई मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, कई दिनों से पानी नहीं पिया, इसलिए मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है। यानी ये ऊर्जा है क्या? अगर आपके अंदर ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा एनर्जी है, तो आप तुरंत जाओगे, कुदारी उठाओगे और खेत को कोड़ के बराबर फिट। लेकिन अगर आपके पास नहीं ताकत है, नहीं एनर्जी है, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो आपकी ऊर्जा या हमारी ऊर्जा, अब छोड़ो, सारी बातें छोड़ दीजिए। 2 इंसान हैं, कैसे आप कहोगे कि ये ज़्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है? बताइए। तो भाई हम कोई काम देंगे, दोनों इंसान को सेम काम दिया जाएगा, सेम समय दिया जाएगा, तो जो इंसान जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म कर लेगा, कहेंगे इसके अंदर ताकत ज़्यादा है, इसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, तभी तो इसने अपने काम को जल्दी से ख़त्म कर लिया। लेकिन जो दूसरा इंसान है वो अपना काम धीरे धीरे कर रहा है, यानी उसके अंदर ताकत कम है, काम को जल्दी कर नहीं पा रहा है। मतलब उसकी ताकत को कैसे आप पहचान रहे? कार्य करने के आधार पे कि वो काम को कितनी तेज़ी के साथ कर रहा है, ठीक है। तो जो इंसान जल्दी काम ख़त्म कर दे रहा है उसको आप कह रहे हैं कि उसके अंदर ज़्यादा ताकत है। जो इंसान जल्दी काम को नहीं ख़त्म कर पा रहा है उसको आप कह रहे हैं कि उसके अंदर ताकत कम है, ऊर्जा कम है। तो ये ऊर्जा को हम लोग कैसे नाप रहे हैं? काम करने के आधार पे आपके अंदर काम को करने की कितनी क्षमता है, ये जो होता है वही ऊर्जा कहलाता है बेटा। आप अगर उस काम को अच्छे तरीके से, सही ढंग से, फास्ट तरीके से, कम समय में कर देते हो तो आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन वही काम मैं अगर सही ढंग से नहीं कर पाती हूँ, फास्ट तरीके से नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे अंदर ऊर्जा कम है। तो बेसिकली ऊर्जा को हम लोग कैसे नाप रहे हैं? काम करने के आधार पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा क्या है? किसी भी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कोई भी इंसान हो, उसके अंदर किसी काम को करने की कितनी क्षमता है, उस क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में? देखो वही लिखा गया, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। एक मोटा ताजा इंसान है और एक पतला दुबला इंसान है। हमने दोनों को कहा कि भाई लो कुदाल, जाओ खेत कोड़ दो। तो चाहे मोटा इंसान अगर खेत कोड़ दे रहा है तो हम लोग कहेंगे भाई इसके अंदर ताकत ज़्यादा है। या हो सकता है मोटा वाला ना कोड़ पाए, पतला वाला कोड़ दे, तो कहेंगे भाई इसके पास ताकत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई भी काम करने की हर इंसान के अंदर क्षमता बराबर नहीं होती है, सबकी अलग अलग क्षमता होती है। कोई काफ़ी काम कर सकता है, कोई इसी को आधा करेगा, कोई बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। तो ये कार्य करने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा समझ आ गई बेटा? चलिए आगे बढ़े। अब सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है।
जो भी ऊर्जा होती है बेटा अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें जो होता है डायमेंशन नहीं होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसकी मात्रक जो होती है सेम होती है, एंड दैट इज जूल, ठीक है। सीजीएस मात्रक जो होता है बेटा इसका अर्घ होता है, और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 व अर्घ, 1 अर्घ बराबर 10 टू द पावर -7 जूल। क्लियर है। अब ऊर्जा तो अब आपको समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे के टॉपिक्स को जानते हैं। देखिए ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं बेटा। जैसे देख लीजिए, एक तो होता है द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, फिर यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। ये कई तरह की ऊर्जा होती है, ठीक है। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा कैसे, तो कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका जो भी द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान की वजह से उसमें कुछ ऊर्जा रहती है, जिसको हम लोग उसकी द्रव्यमान मतलब उसकी द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E = mc²। E = mc²। अब अगर हम कहें बेटा आपसे कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है 1 kg है, तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा छुपी हुई है ये आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे, द्रव्यमान ऊर्जा के लिए यही फॉर्मूला है, E = mc²। तो मान लीजिए m की जगह हमने 1 kg रखा, c की जगह, c क्या है, प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, 3 × 10 के पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और 10 के पावर 8 का स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर 16। ऐसा नहीं होगा कि 8 का स्क्वायर 64 लिख देंगे, नहीं बेटा, जो पावर के ऊपर पावर होता है ना उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 के पावर 3 है और उसका भी पावर यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 के पावर 3 का मतलब पहले आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा 2, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 के पावर 2 इट मीन्स 64। आई बात समझ में। तो पावर का मतलब यहाँ पे 2 है, इसका मतलब आपको 8 का स्क्वायर नहीं बल्कि 8 को 2 से इंटू कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दूँ। तो ये हो गया द्रव्यमान ऊर्जा। कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर अगर मास है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी बेटा, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, E = mc²। उसमें यांत्रिक ऊर्जा, अब ये यांत्रिक ऊर्जा क्या है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योगफल होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योगफल होता है। फिर यांत्रिक ऊर्जा भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जो यांत्रिक ऊर्जा है बेटा वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन देखते हैं, यहाँ इसको मैं मिटा दूँ क्या, चलिए देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा ना बेटा 2 तरह की होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे नहीं यहाँ पे, और इसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको हम लोग KE बोलते हैं, KE का मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग PE लिखते हैं, PE पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला हो गया mgh। आई बात समझ में। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है बेटा वो भी 2 तरह की हो गई, एक हो गया स्थितिज ऊर्जा और एक हो गया गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और उसको निकालने का फॉर्मूला है mgh। m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, हाइट है। किसी वस्तु को अगर आप ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे उठाते हो या उसको ज़मीन से नीचे फेंकते हो तो उस स्थिति में जो ऊर्जा पूछी जाती है उसके कैलकुलेशन का यही फॉर्मूला है, ठीक है।
जैसे जल जो होता है, जल पानी, तालाब में जो पानी होता है जब तक वो जमा है तो उसमें भी कोई ना कोई ऊर्जा होती है। जल के अंदर भी ऊर्जा होती है जिसको हम लोग जल ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर जल के अंदर ताकत नहीं होती, देखिए ऊर्जा का मतलब ना ताकत, हमारे अंदर आपके अंदर जो ताकत है ना वही एनर्जी हुई, वही ऊर्जा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मोटे इंसान है तो उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये ज़रूरी नहीं है। कोई पतला इंसान है तो उसके अंदर ताकत कम है, उसकी ऊर्जा कम है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हर इंसान की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती, सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग जान रहे थे अभी स्थितिज ऊर्जा के बारे में, अब पढ़ ले थोड़ा सा गतिज ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आती है उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो बनता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योगफल हो। यानी कोई ऐसा चीज़ जिसमें स्थितिज ऊर्जा भी हो, गतिज ऊर्जा भी हो, तो कहेंगे कि उसमें यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे पानी, जल, नदी में या तालाब में जो पानी रहता है बेटा, जब तक वो स्थिर है तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन वही पानी अगर धारा के साथ बहने लगा, प्रवाह करने लगा, तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। आप देखते हो जब बाढ़ आता है, कोई बांध वगैरह टूट जाते हैं तो पानी की इतनी तेज़ धार आती है कि बड़े बड़े बिल्डिंग दह जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दह जाती हैं, आप और हम तो कहीं के नहीं हैं। तो पानी के बहाव के कारण उसमें ऊर्जा आ रही है। अगर पानी स्थिर रहता, नदी या तालाब में अगर पानी फिक्स है, स्थिर है, तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, मतलब ऊर्जा तो है लेकिन वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी। वही पानी अगर बहने लगा और बहते बहते चीज़ों को बाहर ले जा रहा है तो उसकी गति के कारण उसमें ऊर्जा आ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। आई बात समझ में? उसी तरीके से मान लीजिए हवा है, विंड एनर्जी इसको बोलते हैं। हवा के अंदर भी एनर्जी होती है जिसको हम लोग पवन ऊर्जा बोलते हैं, विंड एनर्जी बोलते हैं। जैसे अगर बहुत तेज़ आंधी चल रही है, देखते हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उड़ के इधर उधर चली जाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें उड़ के इधर उधर चली जाती हैं, बहुत तेज़ तूफान आता है तो देखते हो ना, तो ये विंड एनर्जी हो गई, ये पवन ऊर्जा हो गई। यानी हवा के अंदर भी ऊर्जा है, ताकत है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो हो गई यांत्रिक ऊर्जा। यानी जो हमारा पानी है ना बेटा, जल है ना, इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा है, क्योंकि पानी बह रहा है तो गतिज ऊर्जा, पानी स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा, यानी उसमें दोनों तरह की ऊर्जा पाई जा रही है। इसलिए जल के अंदर यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा का मतलब होगा, जैसे आप ठंडी में देखते हो ना बेटा, सभी लोग आग के पास बैठे रहते हैं। ठंडी ज़्यादा लग रही है तो लोग आग के पास बैठते हैं, अपने शरीर को गर्म रखते हैं। उस गर्मी की वजह से जब तक आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है ना, आप किसी काम को नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आग के पास बैठ जाओगे आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। दिस इज उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, ये जो लाइट आपको मिलता है, चाहे सूरज से मिलता हो, चाहे किसी बल्ब से मिलता हो, चाहे ट्यूबलाइट से मिलता हो, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि भी एक तरह की ऊर्जा है बेटा। कैसे? देखो, कोई इंसान काफ़ी लंबे समय से बीमार है, ना ढंग से खा रहा है, ना ढंग से पी रहा है, तो उसकी आवाज़ भी देखिएगा नहीं निकलती है ढंग से, यानी उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आवाज़ भी निकाल सके। तो ध्वनि भी एक तरह की ऊर्जा होती है बेटा। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का मतलब हो गया, आप देखते हैं परमाणु रिएक्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद होता है चुंबकीय ऊर्जा। चुंबक के अंदर भी एनर्जी होती है जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। अगर चुंबक के अंदर ऊर्जा नहीं होती, शक्ति नहीं होती, क्षमता नहीं होती, तो वो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर नहीं खींच पाता। तो जो चुंबक है उसके अंदर भी एनर्जी होती है, चुंबकीय ऊर्जा इसको कहते हैं। ठीक है, जल के अंदर एनर्जी होती है जिसको हम लोग जल ऊर्जा कहते हैं। हवा के अंदर एनर्जी होती है जिसको हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। जो ज्वार और भाटा आते हैं, समुद्र में जो पानी ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, तो इसको हम लोग ज्वार और भाटा कहते हैं। तो उसकी वजह से जो ऊर्जा होती है, भाटीय ऊर्जा हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, फिर जीवाश्म ऊर्जा आती है जो गोबर से बनाया जाता है, जीवाश्म ऊर्जा उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरह की ऊर्जाएं होती हैं, कई तरह की ऊर्जा है। ठीक है, अब ये जान जाइए बेटा
कि ऊर्जा कई तरह की हो गई, और ऊर्जा की परिभाषा तो एक ही है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अब ये जितने भी तरह की ऊर्जा होती हैं बेटा, जितने भी तरह की ऊर्जा आपने भी सुना, काफ़ी सारे का नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन कई सारे, जितना लगभग मैंने सबका नाम ले लिया है। तो ये जो ऊर्जा होती है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती हैं, और ना ही इसको आप बना सकते हैं। ऊर्जा जो है ना तो इसको आप कभी ख़त्म कर सकते हैं और ना ही कभी इसको बना सकते हैं। ये जितना पहले से था अभी भी उतना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को आप बना भी नहीं सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? आप उसको क्या कर सकते हैं? केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को, इसी नियम को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या हो गया? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ये शुरू से जितना था आज भी उतना ही है। इसको हम लोग केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे आते हैं बेटा। देखिए, तो ये हम लोग तमाम तरह की ऊर्जा पढ़ लिए। क्या है? कार्य करने की, अच्छा, सभी प्रकार की ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और CGS मात्रक अर्ग होता है। आपने ये जितने भी ऊर्जा पढ़े हैं बेटा, जितने भी ऊर्जा आप पढ़ रहे हैं, सभी ऊर्जाओं का मात्रक एक ही है, जूल, और CGS मात्रक अर्ग। आगे बात समझ में? जितने भी तरह की ऊर्जा है उनका SI मात्रक जूल है और CGS मात्रक अर्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। घर में खपत विद्युत ऊर्जा वाणिज्य इकाई kWh यानी किलोवाट आवर होता है। घरों में जो बिजली जलती है तो उसका भी आपको बिल भरना पड़ता है ना बेटा। हर महीने में जो बिजली विभाग के सदस्य होते हैं आपके घर आते हैं, मीटर की चेकिंग होती है कि आपने कितना यूनिट बिजली खर्चा किया है इस महीने में, उस हिसाब से आपका बिल आता है बिजली का। तो वो जो बिल आता है बिजली का वो किसमें? यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट। ये यूनिट क्या है? 1 किलोवाट घंटा, यानी आपने 1 घंटे में कितना किलोवाट बिजली खर्चा किया है। तो 1 किलोवाट घंटा यानी जो 1 यूनिट होती है ना, वो कितने के बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, ठीक है। आपने 1 घंटे में कितना बिजली खर्चा किया, ठीक है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य की ऊर्जा हो गई। नाभिकीय ऊर्जा, देखिए बेटा, नाभिकीय ऊर्जा, इसके लिए थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा समझने के लिए। कोई भी परमाणु होता है, थोड़ा सा नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बता दूं मैं आपको। कोई भी परमाणु होता है उसके बीच में नाभिक होता है, ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा एक होती है और एक होती है नाभिकीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या है कि परमाणुओं के बीच रिएक्शन होता है, अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें परमाणु के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो वो परमाणु ऊर्जा हो गई, जिसमें परमाणु भाग ले रहा है, वो भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, ठीक है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा क्या है कि अब ये देखिए, ये इसकी कक्षाएं हैं, बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब वो कहीं पे अगर कोई अभिक्रिया कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहा है। अभिक्रिया किसके किसके बीच हो रही है? इस नाभिक में, 2 नाभिकों के बीच होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। 2 नाभिकों के बीच होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय अभिक्रियाएं 2 तरह की होती हैं बेटा। मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में चले गए हम लोग, केमिस्ट्री में आ गए अब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए यहीं पे। नाभिकीय अभिक्रियाएं 2 तरह की होती हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया,
ठीक है बेटा। और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब हो गया ना टूटना, ठीक है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का नाम है नाभिकीय संलयन ऊर्जा। तो वो ऊर्जा हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा है। यानी नाभिकीय ऊर्जा भी दो तरह की हो गई, एक हो गया नाभिकीय संलयन ऊर्जा और एक हो गया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस दौरान भी ऊर्जा निकलती है। तो उस ऊर्जा का नाम हम लोग देते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक होता है और उस पर जब न्यूट्रॉन से अटैक करवाया जाता है तो वो दो टुकड़ों में बंट जाता है, छोटे छोटे नाभिक में। तो यहाँ पे एक भारी नाभिक जो रहा है टूट रहा है और टूटने के बाद दो हिस्सों में बंट जा रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहते हैं या केवल नाभिकीय ऊर्जा कह सकते हो, ठीक है। तो नाभिक के द्वारा मिलने वाली नाभिकों के बीच जो अभिक्रिया होती है उस दौरान जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा दो तरह की हो गई, एक हो गया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ऊर्जा और एक हो गया नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। नाभिकीय संलयन ऊर्जा जो होती है नाभिकों के संलयन से उत्पन्न होती है और नाभिकीय विखंडन ऊर्जा जो होती है नाभिकों के विखंडन से उत्पन्न होती है। चलिए, हो गया ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि अपने आप में भी एक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सारी कई तरह की ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। अब हम लोग आगे अभी हमने पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा। अभी हमने बताया भी आपको कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दो तरह की होती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योगफल होता है बेटा। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, नाभिकीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योगफल होता है, ठीक है। अब ये देखिए, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है, जो उसमें काम करने की क्षमता आती है उसको गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आती है उसको स्थितिज ऊर्जा। हमने पहले भी आपको बताया है, गतिज ऊर्जा को हम लोग KE से दिखाते हैं, K.E, और इसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। ये गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग PE से दिखाते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये देखिए, गतिमान गेंद के अंदर, चलते हुए इंसान के अंदर, झूलते हुए झूले के अंदर, उड़ता हुआ रॉकेट के अंदर जो ऊर्जा होगी, दौड़ते हुए खिलाड़ी के अंदर, उड़ते हुए विमान के अंदर, चलती हुई कार के अंदर, चलती हुई साइकिल के अंदर, तो जो वस्तु गति कर रही है उसमें अगर ऊर्जा है तो उसको हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा। और यहाँ पे देखिए, खींचा हुआ तीर धनुष, दबी हुई स्प्रिंग, बांध में संग्रहित जल, खींचा हुआ रबड़, ऊंचाई पे रखा गया पत्थर, ये पत्थर ऊंचाई पे रखा गया तो इसमें जो भी ऊर्जा होगी उसको हम लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर रखी बाल्टी, रोलर कोस्टर की चोटी पर जो है, मेज पर रखी हुई पुस्तक, ये सारी चीज़ें चल नहीं रही हैं, स्थिर है। तो स्थिर है तो उनकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। आगे बात समझने, चलिए आगे बढ़े बेटा। अब ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा। अगला टॉपिक देखिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। अभी तो हमने कई सारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण देखे, यहाँ पे कुछ और उदाहरण है। ये इसलिए ना बेटा क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है ना कि एक चीज़ दे देता है, कहता है इसमें कौन सी ऊर्जा है, तो भाई एग्जाम्पल याद होने चाहिए ना। तो देखिए, टना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत पे लटका हुआ पंखा। देखिए, पंखा लटका है, पंखा जब तक लटका है, चल नहीं रहा है, तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही पंखा नाचने लगा, घूमने लगा, उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ गई। तो छत पे लटके हुई पंखे के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब पंखा नाचने लगे, घूमने लगे, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा आती है, ठीक है। आकार में बदलाव के कारण ऊर्जा, शरीर में प्रत्यास्थ स्थिति की ऊर्जा, कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने में स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। बांध में जो पानी जमा होता है उसके अंदर चाबी वाली घड़ी का खिलौना, टना हुआ गुलेल, इन सबों के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है बेटा? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये सारे स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़े अब, चलिए बिल्कुल
सरल शब्दों में है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण, जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई बस, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, चढ़ता हुआ रॉकेट, चलती हुई कार, चलता हुआ पंखा, चलता हुआ इंसान, झूला पे झूलता हुआ लड़का। इन सारे लोगों के बीच कौन सी ऊर्जा होती है बेटा? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है बेटा, ये तार बड़ा सिस्टम बड़ा ख़राब है, बार बार हिल जा रहा है जिसकी वजह से आवाज़ खराब होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण या यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। देखिए, छत पर दौड़ता हुआ लड़का, लड़का अगर ज़मीन पर दौड़ रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लड़का छत पे नहीं दौड़ रहा है, ज़मीन पे दौड़ रहा है, तो उसके अंदर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। लेकिन वही लड़का कुछ ऊंचाई पे दौड़ रहा है, अब छत ज़मीन पे तो है नहीं, छत तो ऊंचा होगा ना, तो छत पे दौड़ते हुए लड़के के अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा है। चलता हुआ पंखा, चलते हुए टंगी हुई पंखे में तो गति स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन चलती हुई पंखा में गतिज ऊर्जा हो जाती है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, इसमें भी गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती हुई पतंग, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा इंसान, बस में या ट्रेन में या कार में जो इंसान बैठा है उसके अंदर, ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन में या बस में या गाड़ी में जो भी चल रही है उसमें तो गतिज ऊर्जा है, लेकिन उसके अंदर जो इंसान बैठा है उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा है। तो ये सारे जो हैं यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं बेटा। आई बात समझ में? आप समझिएगा ध्यान से कि गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, लेकिन उसके अंदर जो इंसान बैठा है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, बच्चा अगर जमीन पे दौड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा है, लेकिन अगर वो छत पे दौड़ रहा है तो स्थिति यांत्रिक ऊर्जा है। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझिए बेटा, बारीकी को समझिए। इसके आगे आते हैं बेटा हम लोग। देखिए क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना बेटा कि जैसे किसी वस्तु में कौन सी ऊर्जा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं मोटर, मोटर में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है। जब मोटर चलने लगा तो उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये वाली चीज़ें जो है ना बेटा, इसका मतलब है ना, जैसे यहाँ पे ये बताना था मोटर में कौन सी ऊर्जा, मतलब विद्युत हम लोग देते हैं उसको, तो मोटर का काम ही क्या है? मोटर का काम है कि विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मोटर का क्या काम है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए, मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो उसका कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। उसी तरह से झाग मगम बल्ब, जगमगाता बल्ब, ये जो है ना बेटा उतना ये सही नहीं लग रहा है, इसको मैं हटाती हूँ, दूसरे वाला एक मैं बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, वो सही नहीं लग रहा था मुझे। ठीक है, देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो ऊर्जा होता है उसको ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। उसको हम लोग केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है ये यहाँ पे बताना है। लेकिन ये पीपीटी थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं यहाँ पे अलग से बना दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास मोटर है, मोटर आपने देखा होगा ना, मोटर आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं बेटा? मोटर जो होता है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? मोटर का यूज़ जनरली जो होता है पानी चलाने के लिए होता है ना। आपके छत पे टंकी लगी हुई, इसमें पानी भरना है, तो ये पानी ऊपर जा रहा है, पानी पाइप के थ्रू ऊपर जाता है, यानी उसमें गतिज ऊर्जा है ना। तो गतिज ऊर्जा तो है, ठीक है, आप जब तक उसको विद्युत नहीं देंगे, मोटर को जब तक आप उसको विद्युत ऊर्जा नहीं देंगे तब तक वो यांत्रिक ऊर्जा उसके अंदर आएगी ही नहीं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। यानी मोटर क्या करता है? मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में करता है? यहाँ पे मैं लिख दूँ मोटर ऊर्जा का नाम
उसमें कौन सी ऊर्जा है और किस में परिवर्तित हो रही है? परिवर्तित ऊर्जा का नाम, ठीक है। देखिए वो पीपीटी थोड़ा सा खराब बन गया था। जैसे मोटर है, मोटर का काम क्या होता है बेटा, इसमें ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है बेटा? जब मोटर का आप स्विच ऑन करते हैं, उसको बिजली देते हैं तो पानी आपका ऊपर टंकी में चढ़ने लगता है, ठीक है। तो पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाती है? गतिज ऊर्जा आ जाती है। अब जब तक पानी स्थिर था तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा था। तो आप ये कह सकते हो कि यह जो होता है, मोटर जो होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मोटर क्या करता है बेटा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। वो हमने कहा ना कि ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते हो, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद डायनेमो यानी जनरेटर, डायनेमो इसको हम लोग बोलते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा डायनेमो। अब ये डायनेमो क्या करता है बेटा, जिसको हम लोग जनित्र बोलते हैं या जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो डायनेमो क्या है, यहाँ पे हम लोग जनरेटर आपने देखा होगा, उसमें जो है आपको इस तरह से हैंडल घुमाना पड़ता है। पहले खूब हैंडल घुमाइए, तब वो फटफट फटफट आवाज़ करता है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होता है, आपके घरों में रोशनी आ जाती है। जनरेटर स्टार्ट हुआ, घरों में रोशनी आ गई, यानी आपने क्या किया, ऐसे चलाया, उसको यांत्रिक ऊर्जा दी। गति कर रहा है ना भाई, हैंडल आप चाह रहे हैं, आप गति कर रहे हैं ना, आपका हाथ जो है गति कर रहा है, उसके जो पार्ट्स हैं वो भी गति कर रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो गई? विद्युत ऊर्जा में। यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किस में चेंज हो गई? विद्युत ऊर्जा में। तो जनरेटर जो है या डायनेमो जो है, डायनेमो जो है, ये क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा है बेटा। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। आई बात समझ में? ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है। जैसे देखिए, मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और डायनेमो जो होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग देखते हैं स्पीकर। स्पीकर आपने सुना होगा, स्पीकर ये क्या करता है बेटा? स्पीकर क्या करता है? आवाज़ बढ़ाता है, आवाज़ देता है, ठीक है। लेकिन वो आवाज़ कैसे देता है? अपने से देता है? नहीं, उसमें हमको बिजली देनी पड़ती है, तब उसमें से आवाज़ निकलती है। तो ये जो स्पीकर है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीकर में क्या लिखा जाएगा कि ये जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है बेटा? ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा में किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास बल्ब आपने देखा है। बल्ब क्या करता है? बल्ब को जैसे स्विच ऑन करोगे, उसको बिजली दोगे, पूरा घर जो है आपका जगमगा जाएगा। यानी विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई? प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। तो बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है बेटा? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया इसने? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए पंखा है हमारे पास, ठीक है। पंखा, इसमें जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे, इसको बिजली नहीं देंगे, तब तक पंखा चलेगा नहीं। तो विद्युत ऊर्जा आपने उसको दिया। अब विद्युत ऊर्जा किस में बदल गया? यांत्रिक ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में भी आप कह सकते हो। तो पंखा को जब आपने विद्युत दिया तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा भी लिख सकते हो बेटा।
ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमारे पास आता है प्रकाश ऊर्जा तो हो गया। हीटर, अगर हीटर की बात करी जाए, हीटर ये जो होता है, या आजकल इंडक्शन देख ही रहे हो आप, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊष्मा ऊर्जा में। ऊष्मा ऊर्जा में किस में बदलता है? ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हो हीटर में ना बेटा इधर से होगा, इधर से नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। प्रेस जिसको कहते हैं, प्रेस, कपड़ा प्रेस करने वाला जो होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में। आगे बात समझ में। उसके बाद मान लीजिए मोमबत्ती, 9 नंबर मोमबत्ती ले लीजिए। मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती तभी जलता है जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। मतलब कोई भी चीज़ तो कब जलती है? जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को बदला जा रहा है। रासायनिक ऊर्जा को किस में? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है बेटा? प्रकाश ऊर्जा में। किस में बदला जा रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। साथ में ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय तो नहीं कहेंगे, प्रकाश ऊर्जा कह दो, प्रकाश ऊर्जा में। तो ये है ऊर्जा का परिवर्तन कब किस में होता है? जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपका जो मस्कुलर एनर्जी होता है, पेशीय ऊर्जा जो होता है, वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का परिवर्तन है। आ रही बात समझ में कि कब कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? आगे बात समझ में। चलिए, तो अब आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब हम लोग जानते हो बेटा क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के स्रोत। देखिए क्या है, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना, अच्छा ऊर्जा के स्रोत पहले देख लेते हैं। अच्छा चलो पहले इसी को देख लेते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यदि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान अगर 2 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाती है। कोई भी वस्तु है अगर उसका द्रव्यमान 2 गुना किया जा रहा है तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वह भी जो होगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ें जो है ना बेटा नोट में दी गई हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। इस पर सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं, कभी ये खुद ही आपके पेपर में पूछ सकता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि अगर द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वह भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यदि पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है। ठीक है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी बेटा? 4 गुनी। वेग जो है 2 गुना किया गया तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि पिंड का वेग यथाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग
बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, अच्छा दोगुना कर दिया जा रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जा रही है। यदि किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं बेटा, और हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। सवाल हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। ठीक है, पहले ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं। ऊर्जा का स्रोत का क्या मतलब है? आ नहीं रहा है, चलिए। ऊर्जा का स्रोत का क्या मतलब है बेटा? देखिए, ऊर्जा का स्रोत का मतलब है कि ऊर्जा जो होती है कहाँ कहाँ से मिलती है। ऊर्जा तो तब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई ये ऊर्जा, ये ऊर्जा, ये ऊर्जा, इस समय ये ऊर्जा परिवर्तित होती है, उस समय ये ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं? तो ऊर्जा के बेसिकली 2 स्रोत होते हैं। ठीक है, एक होता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और एक होता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कहा जाए, परंपरागत को हम लोग बोलते हैं, अच्छा चलो, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल, यानी गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे, और इसको कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या चीज़ें होती हैं बेटा, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है ना बेटा कि इसको हम लोग काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, काफ़ी लंबे समय तक इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय तक इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। जो ये कह सकते हैं जो कम समय में ख़त्म हो जाए, कम समय में ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिसका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता, बार बार नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। इसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा उसको बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये जो है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है। आई बात समझ में? जैसे देखो, अभी हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है,
केरोसिन तेल है, ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती हैं। सबको पता है बेटा? ठीक है। पृथ्वी के अंदर कितनी मात्रा में है, किसी ने देखा है? कोई जानता है कि ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये कितने दिनों तक चलेंगे? कभी सरकार कहती है 40 साल में ख़त्म हो जाएंगे, कभी कहती है 50 साल में ख़त्म हो जाएंगे। सरकार की बात छोड़ ही दीजिए बेटा, बुकों में भी हमने पढ़ा है कि 40 साल में ख़त्म हो जाएगा, 50 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर 40 और 50 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए जो है ना इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण किया गया है, क्योंकि पेट्रोल अगर मान लीजिए 40 साल बाद ख़त्म हो जाए तो 40 साल बाद गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? कुछ तो उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं। देख रहे हो स्कूटी आ रही हैं, बसें आ रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जा रही हैं। कारण एक ही है, क्योंकि जो तेल है, पेट्रोल है, ये कब ख़त्म हो जाएगा किसी को नहीं पता है बेटा। और बाहरी देशों से, दूसरे देशों से हम लोग कितना खरीदेंगे? इसलिए नए नए सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं ताकि पेट्रोल ख़त्म होने के बाद भी हमारी ज़िंदगी जो है पहले की तरह सही ढंग से चलती रहे। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये क्या हो जाते हैं? जैसे कोयला हो गया, जैसे देखो बेटा, राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अब तो राइटिंग सुधर भी नहीं सकता है, क्या करूँ मैं? आप लोग अच्छे से लिखिएगा। जैसे कोयला ज़मीन के अंदर बनता है, सब लोग जानते हो कैसे बनता है? ठीक है, कोई नहीं जानता है, कई सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, फिर आप ये कह सकते हो फिर और क्या कह सकते हो? जैसे मान लो नॉन रिन्यूएबल तो यही हो गए, उसके बाद इसको ना नॉन रिन्यूएबल कह सकते हो, और उसके बाद हम लोग क्या कहें? अब ये सारी चीज़ें जो हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो, ये एक बार अगर ख़त्म हो गई तो दोबारा हम लोग इसको बना नहीं सकते, लेकिन जो बार बार यूज किया जा सकता है और कभी ख़त्म ना हो। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, फिर आप कह सकते हो पवन ऊर्जा, आप कह सकते हैं जल ऊर्जा। ये सारी जो ऊर्जाएं हैं ना, ये एक बार ख़त्म तो होंगी नहीं, क्योंकि जब तक ये पृथ्वी बनी है तब तक सूर्य भी रहेगा, उस पर पानी भी रहेगा, लकड़ी भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो है क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में ना, जैसे ये अलग चीज़ है हमको लग रहा है, इसको हम लोग जैसे मान लो लकड़ी हो गया, लकड़ी, गोबर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो वो परंपरागत स्रोत हो गए जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इसमें जो होंगे जैसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या नॉन रिन्यू। एक बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूँ, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ये और ये हटा दीजिए, इसलिए ना कि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। चलिए, ये सही रहेगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कम समय में ख़त्म हो जाए, जिसका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है। रिन्यूएबल जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, ज़्यादा समय मतलब जल्दी वो ख़त्म नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत में क्या होता है बेटा? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत,
ऊर्जा के स्रोत जो हम लोग पुराने ज़माने से यूज करते आ रहे हैं बेटा, जैसे गोबर हो गया, गोबर से हम लोग खाना मतलब गोबर का जो गोईठा बनता है उससे हम लोग खाना वाना बनाते हैं ना, वो जैसे गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, ये सारी चीज़ें। और गैर परंपरागत में क्या हो जाता है, गैर परंपरागत में गैर परंपरागत स्रोत ये क्या होता है बेटा, जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता, जैसे एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना गैर परंपरागत है, जो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती हैं। और ये परंपरागत स्रोत जो होते हैं ये ज़्यादा पॉल्यूशन मतलब क्रिएट करते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो कि जल्दी ख़त्म हो जाए और पता भी नहीं, फिर उसको आप दोबारा बना भी नहीं सकते हैं। और रिन्यूएबल में क्या होता है, जो आप उसको जितना भी यूज़ करें, बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग चीज़ें क्लियर है ना बेटा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं बेटा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत अलग है, गैर परंपरागत अलग है, तो फिर नॉन कन्वेंशनल अलग है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स अलग है, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अलग है। ये सभी अलग अलग चीज़ें बेटा, कंफ्यूजन में न रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे आते हैं बेटा अब हम लोग, और आगे जो है ना बेटा, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक सवाल है हमारे पास, 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास कितनी ऊर्जा होगी यदि वह पत्थर 40 केजी का है, यदि वह पत्थर जो है 40 केजी का है। तो हमने आपको कल भी बताया, मतलब हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हाइट पर एनर्जी निकालनी होती है, ऊर्जा निकालनी होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके लिए फार्मूला होता है mgh। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा। सवाल क्या है कि 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी यदि वह पत्थर 40 केजी का है। ठीक है, चलिए देखिए, ऊर्जा निकालना है यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए फॉर्मूला है mgh। ठीक है, अब ये mgh क्या होगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, m की वैल्यू जो है 40 केजी हो जाएगी। g किसी पत्थर गिरे, अब ये देखिए बेटा, जो g का मान लिया जाता है जब पत्थर को ऊपर फेंका जाता है तो g का मान माइनस में लिया जाता है। कोई भी वस्तु हो, जब हम लोग उसको ऊपर फेंकेंगे ना तो g का मान माइनस में रखेंगे, और जब वस्तु नीचे गिर रही है तो g का मान प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थर जो है वो कहाँ जा रही है, नीचे की ओर आ रही है ना, तो g का मान हम लोग प्लस g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग इसको रख लेंगे। हाइट कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 4, और उस पर कितने जीरो, 4 जीरो। जूल, कोई भी ऊर्जा हो उसका जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, जूल ही होता है। चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो या फिर गतिज ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या रहेगा, जूल रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं बेटा, दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, 75 केजी का एक व्यक्ति 71 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार पर चढ़ा हुआ है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देख लीजिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ भी वही फार्मूला यूज़ होगा, E इज इक्वल टू या PE इज इक्वल टू, PE का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला हो गया mgh। क्या हो गया, mgh। ठीक है, अब ये देखो बेटा, m की वैल्यू कितनी हो गई, 75 केजी। g की वैल्यू, आदमी जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो g का मान किस में लिया जाएगा, -10 रखा जाएगा। ठीक है, इसका जो है क्या रखा जाएगा, -10 रखा जाएगा इंटू -10, h का मान क्या रखा जाएगा, 71 मीटर 71। एक चीज़ आपको ध्यान देना है बेटा, ऊर्जा तो आ गई, माइनस में आएगी, लेकिन ऊर्जा का मान ना कभी माइनस में नहीं रखा जाता है, वहाँ पे हम लोग उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मॉड लगा देंगे। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 इंटू 10 इंटू 71 जूल, क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, तो और देख ले, एक क्वेश्चन और देख ले बेटा,
देखिए एक और सवाल देखते हैं। 800 केजी के कार की चाल 60 मीटर पर सेकंड है, तो कार की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा निकालनी है। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला जो होता है वो के ई लिखते हैं बेटा हम लोग, के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम का मतलब कितना है 800 मास है उसका, बी का मतलब 60 गुणा 60। 2 बार क्यों लिया गया बेटा? क्योंकि भी का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये 2 से काट दीजिए, 400 हो गया। अब ये कितना हो गया 400 और गुणा ये 60 है बेटा, हो जाएगा कितना 3600। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 जीरो तो वैसे ही आ जाएंगे आपके पास, 4 छक्के 24, 4 तें 12, 13 14, इतना जूल। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है हम लोग ऊर्जा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा जो चैप्टर है कार्य, शक्ति और ऊर्जा वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ रखा है। अपने हिसाब से हमने एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको इंक्लूड किया है। लेकिन बेटा फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है, गलती से मैंने कोई टॉपिक भूल भी गई हूँ मैं, तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक को फिर से आपके लिए क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी अब हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में जैसा मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।